वेलकम इन एमएन पाठशाला। गाइज स्टार्ट करना है क्लास 12th में अल्टरनेट करंट का पार्ट नंबर 6 वीडियो। और गाइज आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एल सर्किट विद इंडक्टेंस। इससे पहले गाइज हम लोगों ने सर्किट विद कैपेसिटेंस और सर्किट विद रेसिस्टेंस पढ़ा हुआ था, मतलब आर सर्किट को स्टडी कर चुके हैं और सी सर्किट को स्टडी कर चुके हैं। अब पढ़ना है एल सर्किट को, सर्किट विद इंडक्टेंस को पढ़ना है। और गाइज याद रखिएगा स्टेप्स हमें वही फॉलो करने हैं जो हमने इससे पहले आर और सी में किए हुए थे। अब गाइज क्वेरी ये भी आती है कि आर और सी में कौन से स्टेप्स फॉलो किए थे, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक अवेलेबल है और वहाँ से वॉच करिए। ठीक है, उन्हीं सर्किट्स को फिर से हम यहाँ ओबे करेंगे, उन्हीं पॉइंट्स को ओबे करेंगे और दोबारा से हम पढ़ स्टडी करेंगे एल सर्किट्स को। तो लेट्स वॉच एल सर्किट। स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीबीएसई के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें। सबसे पहले डायग्राम बनाना होता है, तो डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में बच्चों चूंकि हमसे बोला गया एल मतलब इंडक्टेंस की बात की है, तो ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, इंडक्टेंस लगाना पड़ेगा, एक इंडक्टर लगाना पड़ेगा और इंडक्टर लगा देंगे इस फॉर्म में। ठीक, और इसको जोड़ देते हैं एक सोर्स ऑफ करंट से जिसका कि ईएमएफ होता है E = E0 sin ओमेगा t और इस इंडक्टर का इंडक्टेंस है L। ठीक है, फर्स्ट ये 2 स्टेप्स होते हैं। पहला कौन सा, डायग्राम बना लिया और दूसरे नंबर पे हमने क्या किया है, ईएमएफ की इक्वेशन को प्लेस कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस ईएमएफ की इक्वेशन को सॉल्व करना है इन द फॉर्म ऑफ L और फॉर्म करने के बाद में हमें क्या निकालना है, I की वैल्यू निकालनी है। करंट कितना होगा जाके करंट निकाले, फिर अगले स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले गाइज हमें ये मालूम है फ्रॉम फैराडे लॉ। फैराडे का लॉ हमने पीछे पढ़ा है, तो फैराडेज लॉ में क्या है, फैराडे लॉ क्या होता है, E - L। और ये गाइज जो फैराडे लॉ हम पढ़ रहे हैं वो d∅ और dt का होता है और उसी से हम लोगों ने इंडक्टेंस में पढ़ा था क्या, E = -L di/dt। ठीक है, तो ये क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है जो पीछे पढ़ के स्टडी करके आए चैप्टर नंबर 6 में हम लोग। तो फैराडे के लॉ से E = -L di/dt ये हो गया। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। और हमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो हमेशा, जैसे मान लीजिए ये सर्किट है हमारे पास और यहाँ से ईएमएफ पहुँचता है, तो इसके अंदर क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन होता है। और सेल्फ इंडक्शन में क्या होगा कि इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। वो डायरेक्शन कैसे होती है, अपोजिट होती है। E = -d∅dt कहाँ से, फैराडे के लॉ से। ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो ईएमएफ के अपोजिट में होता है। तो फैराडे लॉ से ये भी कह सकते हैं कि जो ईएमएफ हमारा यहाँ से बनेगा वो ईएमएफ = होगा जाके माइनस, नेगेटिव क्यों लगाया, नेगेटिव शो करता है डायरेक्शन अपोजिट को, इंड्यूस्ड ईएमएफ को, इंड्यूस्ड ईएमएफ को। एक बार फिर से समझ लेते हैं। जो फैराडे का सेकंड लॉ जिसको लेंज लॉ बोलते हैं वो हमें ये बताता है कि इसके अंदर बनने वाला फ्लक्स जो होगा जाके चेंज इन फ्लक्स E = -d∅ dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। मतलब अगर मान लीजिए ये सर्किट है और इस सर्किट में यहाँ से करंट जाता है, ईएमएफ E जाता है, तो ये अपने आप में भी क्या करता है, खुद से सेल्फ इंड्यूस करता है। और सेल्फ इंड्यूस करेगा बच्चों तो इसका ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, पहली बार में क्या होता है, जितना ईएमएफ यहाँ से जाएगा उतना ही ये अपोज करेगा। इसका मतलब बनने वाला ईएमएफ जो है वो नेगेटिव इंड्यूस के बराबर होता है। इसके अलावा ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये होता है इंड्यूस ईएमएफ का। ये जो हमने लिखा हुआ है ये क्या है, ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें तो ईएमएफ चाहिए। जितना ईएमएफ इधर से बनेगा उतना ही उसको अपोज करेगा। तो इसका मतलब ईएमएफ E = हो जाएगा माइनस इंड्यूस ईएमएफ। और माइनस इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, -L di/dt। ये वाला फॉर्मूला कहाँ से मिला, ये हमें मिला सेल्फ इंडक्शन वाले फॉर्मूले से। चैप्टर नंबर 6 EMI में होता है सेल्फ इंडक्शन, वहाँ से प्लेस किया हमने। तो इस E की वैल्यू इंड्यूस ईएमएफ को यहाँ प्लेस करेंगे तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस L di/dt। ठीक है, ये आ गई E की वैल्यू, ईएमएफ की आ गई। अब बच्चों ये वाली जो E की वैल्यू उठा के प्लेस कर देंगे इस इक्वेशन में, ईएमएफ वाली में। जब यहाँ प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लेस करने पे यहाँ रिप्लेस किया तो L di/dt = E0 sin ओमेगा t। इसको डाल दिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और यहाँ लिख देंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। अब गाइस यहाँ पर देखिएगा सॉल्व करना है इसको, तो एक काम करते हैं dt को इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, L di =
ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, और ये एल जो है इसको हम डिवाइड में इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एल। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि हमें इक्वेशन चाहिए केवल आई के लिए, क्योंकि हमें ई से आई का फॉर्मूला निकालना, तो डी आई इक्वल टू यहाँ से कर लिया। अब गाइस ये डी फॉर्म में मतलब डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसकी हमें केवल आई चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा बोथ साइड, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है हमें यहाँ पे। और जब इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी, ये इंटीग्रेशन है। अब गाइस इंटीग्रेशन ऑफ डी आई क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई होता है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी आई हो जाएगा यहाँ से आई इक्वल टू, अब गाइस यहाँ पे डी टी लिखा हुआ है तो टी के टर्म्स का इंटीग्रेशन होगा, इसके अलावा सारे जो टर्म्स होंगे जाके वो कांस्टेंट हो गए। इसका मतलब साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है इसमें, तो इसका इंटीग्रेशन तो होता है, इसको हम आउट कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, तो ये होता है कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी को दोबारा करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा, तो इसका मतलब कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा डी टी का यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद बच्चों, अच्छा साइन ओमेगा टी का यहाँ माइनस और होता है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा आई इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन एल कॉस ओमेगा टी, और इस ओमेगा को लिख दिया एल ओमेगा, हमने इसको यहाँ लिख दिया, ओके। अब गाइस जो हमें इक्वेशन बनानी होती है करंट की, उस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है साइन एंगल में, माइनस सिंबल क्यों हटाना है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से हो जाएगा आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। देखो जरा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और थीटा माइनस 90 कर देंगे तो क्या होगा, माइनस सिंबल हमारा आगे आ जाएगा, और माइनस माइनस हमारा ये वाला क्या हो जाएगा प्लस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज किया है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा होना चाहिए, ओमेगा टी होना चाहिए था यहाँ पे। अब लेकिन हमने लिखा क्या, ओमेगा टी माइनस, मतलब माइनस सिंबल हमने कॉमन ले लिया, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, फिर से प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रिप्लेस कर लिया हमने, कॉस एंगल को बदल लिया साइन एंगल में, और तो ये आ गया आई हमारा कितना करंट यहाँ बनेगा। अब देखना होता है मैक्सिमम करंट, तो बच्चों इस करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी जाके, इस करंट की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब साइन एंगल की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और साइन एंगल की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब फॉर मैक्स करंट, सारे स्टेप्स वही हैं जो हम लोगों ने आर सर्किट में और सी सर्किट में पढ़े हुए थे। फॉर मैक्स करंट क्या होना चाहिए, साइन एंगल की जो वैल्यू है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, ये कितना होना चाहिए, इट शुड बी 1, ठीक है। तो ये करंट कितना हो जाएगा बच्चों, ये जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ये करंट भी हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम करंट भी नोट करते हैं हम लोग आई नॉट से। आई की जगह क्या आ गया, आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, ठीक है। अब दोबारा से फिर से वही काम करते हैं, इस आई नॉट भाई ई नॉट अपॉन एल ओमेगा किसकी वैल्यू है, आई नॉट की है, तो उठा के यहाँ लिख दें, तो यहाँ से हो जाता है आई इक्वल टू आई नॉट, यहाँ पर रिप्लेस कर दिया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, दैट इज द इक्वेशन फॉर द करंट, ठीक है। इस सर्किट में इतना इक्वेशन करंट हमारा बनेगा जाके, या डन, ठीक है। अब गाइस जब करंट हमने निकाल लिया, करंट की इक्वेशन हमारे पास आ गई, अब हमें बताना होता है फेज डिफरेंस को और अपोजिशन ऑफ करंट को। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, इसके अंदर फेज डिफरेंस कितना है, अपोजिशन ऑफ करंट कितना है, इसको देखना होता है यहाँ पे। तो फेज डिफरेंस क्या होता है, साइन का एंगल होता है ई और आई के बीच में, ठीक है। तो बच्चों ई कितना है, साइन ओमेगा टी एंगल है यहाँ पे, ये कितना ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो ओमेगा टी से 90 लेस है ना, 90 लेस, इसका मतलब क्या हुआ, आई हमारा पीछे होगा, ई हमारा आगे होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस लिख दिया तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कितना, दोनों के बीच में एंगल का डिफरेंस, तो ओमेगा टी यहाँ पर है, यहाँ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, डिफरेंस दोनों कितना हुआ जाके पाई बाई 2, तो फेज डिफरेंस कितना रहेगा दोनों के बीच में, पाई बाई 2 रहेगा, ओके। इसके बाद जब फेज डिफरेंस पाई बाई 2 आ गया, एक पॉइंट और लिखते हैं यहाँ पे,
जो आई है हमारा वो क्या कर रहा है, लैक्स पीछा कर रहा है किसका, ई का, क्योंकि ई का एंगल ओमेगा टी है और ये -π/2 है, तो इसका मतलब आई हमारा पीछे है, तो आई हमारा पीछा कर रहा है किसका, ई का। या ये भी कह सकते हैं यहाँ पे, और ई लीड दे रहा है, ई लीड्स आई। ठीक है, पहला काम हमारा हो गया, फिर डिफरेंस बता दिया हमने, और कौन आगे कौन पीछे इसको यहाँ पे एंगल से कंपेयर करके नोट कर लिया। इक्वेशन आई की आ गई। इसके बाद बच्चों अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है यहाँ पर अपोजिशन ऑफ करंट निकालना। और ध्यान रखिएगा हमेशा अपोजिशन ऑफ करंट की जो वैल्यू होती है वो E0/I0 की होती है, और E0/I0 जो होता है वो मैक्सिमम करंट से निकल के आता है, जहाँ मैक्सिमम करंट फाइंड किया था हमने इस जगह पे। तो इसको डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अपोजिशन ऑफ करंट, अपोजिशन ऑफ करंट, और अपोजिशन ऑफ करंट होता है बच्चों E0/I0। कितना हो जाएगा बच्चों, E0/I0, ये I0 डिवाइड में आ जाएगा, L इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा L ओमेगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा सर्किट हमने जब वहाँ पर स्टडी किया था, कौन सा, सी सर्किट, तो वहाँ पे आया था E0/I0 = 1/C ओमेगा, और वहाँ पे अपोजिशन ऑफ करंट को एक नया नाम दिया था हमने XC का। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे एक नया नाम दे देंगे XL का। तो याद रखिएगा 3 अपोजिशन ऑफ करंट है, R सर्किट में तो R रहेगा अपोजिशन ऑफ करंट, C में XC रहता है, इसकी वैल्यू 1/C ओमेगा होती है, और यहाँ पर XL और इसकी वैल्यू यहाँ पे L ओमेगा होगी। तो इसका मतलब E0/I0 = किसके हो जाएगा, XL के, XL = L ओमेगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया अपोजिशन ऑफ करंट, कितना करंट हमारा अपोज हो रहा है। अब गाइस यहाँ से क्या करना होता है, एक्सेल वाले अगले स्टेप जो होता है उसमें देखना होता है AC और DC कौन सा करंट यहाँ पे अलग होगा, और उसको देखते हैं फ्रीक्वेंसी के पर्पज से। ठीक है, फिर समझिए XL = L ओमेगा आ गया। अब अगला स्टेप है AC और DC को यहाँ पर अप्लाई करना। तो गाइस AC के लिए क्या होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी जाके तो उसमें ओमेगा की वैल्यू कैसे होगी, मैक्सिमम। तो गाइस XL = L ओमेगा, अगर AC है तो अल्टरनेट करंट में ओमेगा मैक्सिमम हो जाएगा, और ओमेगा मैक्सिमम हो जाएगा तो XL कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा भाई। XL = कैसा, L ओमेगा, तो ओमेगा अगर मैक्सिमम है तो XL भी हमारा मैक्सिमम होगा। और बच्चों अगर XL हमारा मैक्सिमम है, XL है क्या, XL है हमारा अपोजिशन ऑफ करंट, करंट को अपोज करना मैक्सिमम हो गया तो करंट अलाउ होगा, नहीं होगा। इसका मतलब गाइस इसमें AC अलाउ नहीं होगा। अब DC के लिए बात कर लेते हैं। DC की वैल्यू, डायरेक्ट करंट जो स्टेडी करंट होता है उसमें फ्रिक्वेंसी 0 होती है, और फ्रिक्वेंसी अगर 0 है तो ओमेगा = 2π होता है, तो ओमेगा भी हमारा 0 हो जाएगा, और ओमेगा अगर हमारा 0 है तो XL कितना हो जाएगा, 0। और XL क्या है, अपोजिशन ऑफ करंट, करंट का अपोज करना 0 हो गया, करंट नहीं के बराबर अपोज हो रहा है, तो इसका मतलब करंट अलाउ है। तो गाइस यहाँ पर DC अलाउ होता है, AC डज नॉट अलाउ होता है। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग नोट करेंगे AC DC को, उसके बाद बनाएंगे फेजर डायग्राम, और उसके बाद वेव डायग्राम। ठीक है, स्क्रीनशॉट देन नोट डाउन। यहां से XL = L ओमेगा के आगे फॉर AC, फॉर अल्टरनेट करंट, ओमेगा बिकम्स मैक्सिमम। अल्टरनेट करंट के लिए ओमेगा मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होती है, और ओमेगा अगर मैक्सिमम हो गया तो उस केस में क्या होगा, XL मैक्सिमम, और XL अगर मैक्सिमम हो गया तो XL अपोजिशन ऑफ करंट होता है, तो क्या होगा, AC अल्टरनेट करंट डज नॉट अलाउ। ठीक है, यहाँ चेक करना होता है कौन सा करंट अलाउ करेगा, तो इसके फॉर्मूले से मैं चेक कर लेते हैं। सेकंड स्टेप में फर्स्ट A नंबर में ये हो गया, और B नंबर में बच्चों फॉर DC में क्या होगा, ओमेगा मिनिमम हो जाएगा, और ओमेगा मिनिमम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, XL मिनिमम हो जाएगा, और XL मिनिमम हो गया तो क्या हो जाएगा यहाँ से, DC अलाउ। XL क्या होता है, अपोजिशन ऑफ, भाई ओमेगा 0, XL 0, अपोजिशन ऑफ करंट मिनिमम, और अपोजिशन ऑफ करंट मिनिमम तो कैसा है, वो करंट हमारा अलाउ होगा जाके। ओके, अब इसके बाद बनाना होता है फेजर डायग्राम, और फेजर डायग्राम में दोनों के फेस शो करने होते हैं। पहले शो कर लेते हैं E के फेस को, तो मान लीजिए ओमेगा T के साथ में ये रहा E का फेस, 0 पे, π/2 पर, पाई पर, और 3π/2 पर, और यहाँ पे 2π एंगल पर ये O, टाइम T/4 टाइम, T/2 टाइम्स, 3T/4 टाइम्स, और T टाइम्स में यहाँ पे। ठीक है, T के टाइम से 4 पार्ट्स कर लिए, एंगल के 4 पार्ट कर लिए, बिल्कुल वही तरीका जो हम लोगों ने पीछे सर्किट्स में लगाया हुआ था। अब गाइस यहाँ पर E हो गया, E के बाद में अब I को शो करना। I कहाँ पर है, I = ओमेगा T - π/2, 90 पीछे है,
तो 90 पीछे बना देंगे इसको हम लोग। तो ये हमारा रहा आई का ये, और ये पूरा कैंसिल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक π/2 होगा, ये आई। अब गाइस देखो यहाँ से जब आई की वैल्यू अभी इतनी है और जब कुछ देर बाद ये घूम के यहाँ पहुँच जाएगा तो आई की वैल्यू कैसे हो जाएगी, अपवर्ड। यहाँ पे क्या रहेगा, अभी वैल्यू हमारे पास इतनी है, घूम के हमारा ये पहुँच जाएगा मान लीजिए यहाँ पर, तो आई की वैल्यू कितनी है, डाउनवर्ड। तो आई इंक्रीज करेगा और ई डिक्रीज करेगा। क्यों, ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने के बाद जीरो की तरफ जा रहा है, डिक्रीज, और ये ऊपर नीचे जा रहा है तो क्या, जीरो की तरफ, तो सेम चलेगा। ठीक है, तो फिलहाल हमें यहाँ पे केवल आई और ई को बनाना होता है। आई और ई हमारा कहाँ पे डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा, इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। अब इसके बाद में लास्ट में आता है वेव डायग्राम। वेव डायग्राम में बच्चों क्या होता है, वेव डायग्राम में पहले बनाते हैं ई को, ये मैक्सिमम ईएमएफ है, ई नॉट 0 है, टाइम टी है, यहाँ π/2 एंगल है, यहाँ पर पाई एंगल है, यहाँ पर 3π/2 एंगल है और यहाँ पर 2π एंगल है, और ये टाइम 4 टाइम्स कर लेंगे, यहाँ t/4 टाइम्स है, t/2 टाइम्स है, 3t/4 टाइम्स है और t टाइम्स है यहाँ पर इस जगह पे। ये ग्राफ बना लिया हमने किसके लिए, ईएमएफ के लिए। अब हमें करंट को बनाना है इसी के लिए। तो करंट कहाँ पे, 90 पीछे, तो इसका मतलब जब ये 0 पर होगा तो वो 90 पीछे होगा, या ये 90 पर होगा तो वो 0 पर होगा। तो गाइज ईएमएफ हमारा 90 पर है यहाँ पर, इस जगह से करंट कहाँ पर होगा, 0 पर, तो करंट हमारा यहाँ से चलना शुरू होता है ऐसा। अब ईएमएफ हो गया π/2 पर, तो करंट कैसा हो गया, 90 पर आ गया। ठीक है, इस तरीके से। अब ईएमएफ होगा 270 पर, तो करंट हमारा कहाँ होगा, 180 पर, और जब 180 पर होगा और जब ये 360 पर, तो ये कितना होगा, 270 पर। तो ये आई जो है 90 पीछे चल रहा है इससे। ठीक है, तो पहले ई शो करेंगे और एंगल के अकॉर्डिंग आई। वहाँ पे जो इससे पहले से ही पढ़ा था वहाँ पे 90 प्लस था, तो उसको यहाँ से स्टार्ट कर दिया था, इसको पीछे स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वेव डायग्राम, फेजर डायग्राम। ठीक है, अपोजिशन ऑफ करंट, डीसी अलग होगा, कौन सा अलग होगा वो देखना है। यहाँ पे अलग होने के पीछे फेज डिफरेंस बताना होता है, आई की इक्वेशंस बतानी होती है, मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकालनी होती है, इसको सॉल्व करके ई से निकालना होता है, इक्वेशन डायग्राम बनाना होता है। इतने स्टेप्स हम तीनों सर्किट्स में फॉलो करते हैं, चाहे वो आर हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो एल सर्किट हो। अब इसके बाद बच्चों में स्टडी करेंगे LCR सर्किट को, तीनों को कंबाइन करके पढ़ना है। मेथड सही रहेंगे, स्टेप सही रहेंगे, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद बात करते हैं LCR सर्किट के लिए।